24 दिसंबर 1967 की ठंडी सुबह बिहार के मधेपुरा में एक बच्चे की रोना धोना गूंजता है। नाम रखा गया राजेश रंजन, लेकिन गांव के सरपंच और बड़े जमींदार दादा लक्ष्मी मंडल उसे प्यार से पुकारते, पप्पू, ओ पप्पू। और बस वहीं से कहानी शुरू हो जाती है पप्पू यादव नाम की। बचपन में उनके घर की रौनक कुछ और ही थी। सैकड़ों एकड़ जमीन, हाथी घोड़े, फिएट और एम्बेसडर कारें। गांव के बच्चे पैदल जाते और पप्पू स्कूल जाते गाड़ी में शान से। लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम, लड़ाई झगड़ों में ज्यादा। क्लास 7 की उम्र, जहां बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं, वहीं पप्पू आसपास की गलत आदतों की पकड़ में आते जाते हैं। कॉलेज पहुंचते पहुंचते माहौल ऐसा बना कि दोस्तियां, झगड़े, गुट सब कुछ जिंदगी में घुस गया। एक दोस्त उससे कहता है, अरे पप्पू, तू पढ़ाई में ध्यान दे यार, ये सब छोड़। पप्पू हल्की हंसी मारकर जवाब देता, दुनिया बदलनी है भाई, पर दुनिया मुझे बदलने नहीं दे रही। कॉलेज में आए दिन भिड़ंतें होने लगी। धीरे धीरे उनके हाथों में चाकू छुरी जैसे गलत चीजें दिखने लगी। और एक दिन तो हाल यह हुआ कि मां के जेवर बेचकर बंदूक तक खरीद ली। इसी दौरान एक बड़ा झगड़ा हुआ और पप्पू जेल पहुंच गए। लेकिन यही जेल उनकी जिंदगी की दिशा पलटने वाली थी। यहां उनकी मुलाकात होती है पूर्णिया के बदनाम हिस्ट्री शीटर अर्जुन यादव से। वह रिश्तेदारी में भी दूर का लगता था। जेल की अंधेरी कोठरी में अर्जुन पप्पू को देखता है और कहता है, तू में दम है, पर रास्ता गलत चुन रहा है। अगर साथ चलेगा तो खेल बड़ा होगा। और पप्पू, जो वैसे भी जिंदगी में रास्ता ढूंढ रहे थे, धीरे धीरे उसके करीब आ गए। जेल से निकलने से पहले ही दूसरा केस, मर्डर का, भी उनके नाम पर दर्ज हो जाता है। फिर से जेल। फिर वहीं से पप्पू ने 12वीं की परीक्षा दी। कभी कभी वह खुद को देखकर सोचते, ये सब मैं क्या कर रहा हूं और कहां जा रहा हूं। पर वक्त की रफ्तार उन्हें फिर अर्जुन यादव के गैंग की तरफ ले गई। अर्जुन यादव की हत्या के बाद पूरा गैंग पप्पू के हाथ में आ गया। अब मधेपुरा हो या सहरसा, सुपौल हो या कटिहार, हर इलाके में उनका नाम गूंजने लगा। लोग कहते, पप्पू यादव आ रहे हैं, संभल के रहना। उधर 1990 में बिहार विधानसभा चुनावों का माहौल बन चुका था। पप्पू ने जनता दल से टिकट मांगने की कोशिश की, जिस पार्टी में उस वक्त लालू यादव थे, पर टिकट नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, निर्दलीय खड़े हो गए सिंघेश्वर सीट से। उम्र तब सिर्फ 23 साल और नियम, चुनाव लड़ने के लिए चाहिए थे 25। लेकिन उन्होंने हलफनामा ऐसा दिया कि मामला निकल गया। और नतीजा क्या हुआ, लोगों का समर्थन इतना जबरदस्त था कि पप्पू यादव भारी मतों से जीतकर एमएलए बन गए। अब वो सिर्फ मधेपुरा का नाम नहीं थे, पूरा कोसी इलाका उन्हें जानने लगा। रैली में नारे गूंजते, पप्पू यादव जिंदाबाद। इधर बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव। कांग्रेस बाहर और जनता दल के लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। लालू एक सभा में बोलते हैं, हम गरीब जनता को न्याय दिलाएंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं। जनता जाना था, जिस गरीब जनता ने मुझे जिताने का काम किया, उसके कोर्ट तक हम। उसी साल अगस्त में केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग लागू कर दिया। ओबीसी आरक्षण से लाखों नौजवानों के लिए दरवाजे खुल गए। एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। लेकिन इसके खिलाफ देश भर में बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया। बिहार भी इस आग से बच नहीं पाया। गांव गांव में अगड़ों और पिछड़ों के बीच तनाव बढ़ता गया। जुलूस, नारे, टकराव, हर तरफ बेचैनी फैल गई। उधर पटना में माहौल गर्म होता जा रहा था। जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव ने ऐलान किया कि वो राजधानी में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की विशाल रैली करवाने जा रहे हैं। खबर फैलते ही कई ऊंची जातियों के समूहों ने विरोध में जनता कर्फ्यू बुला दिया। सड़कें 2 हिस्सों में बंटने लगी, आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी। तनाव हवा में साफ महसूस होने लगा था। रैली के दिन सुबह सुबह मधेपुरा से एमएलए पप्पू यादव दर्जनों बसें लेकर निकल पड़े। सामने किसी ने पूछा, पप्पू भैया, माहौल थोड़ा बिगड़ा बिगड़ा है, जाना ठीक रहेगा? पप्पू ने बस मुस्कुराकर कहा, हम डरने वालों में से नहीं हैं, भीड़ शांति से जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन बेगूसराय और मोकामा के उन इलाकों में जैसे ही काफिला पहुंचा जो भूमिहार बहुल क्षेत्र थे, तभी हवा का रुख बदल गया। अफवाहों ने आग में घी डाल दिया। चर्चाएं फैल गईं कि पप्पू के समर्थकों को इनर,
हर हर महादेव चौक, बेहट, बेगूसराय और मोकामा के पास सीएनआर जैसे गांवों में रोक लिया गया है। सीएनआर गांव के युवाओं ने तो एक रात पहले ही अपने स्तर पर कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया था। उधर पप्पू यादव अपनी पूरी बसों की लाइन के साथ पहुंचते हैं माहौल समझने की कोशिश में। तभी दोनों तरफ से झड़पें शुरू हो जाती हैं। पहले शोर, फिर धक्का मुक्की और बाद में पत्थरबाजी। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ नहीं आया कि शुरुआत किसने की। भीड़ की अफरा तफरी में पप्पू यादव को खुद एक थाने में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी। रैली खत्म कर जब वह मधेपुरा लौटे तो उनके कुछ समर्थकों में गुस्सा साफ दिख रहा था। एक ने कहा, भैया, हमारे लोगों के साथ जो हुआ उसका हिसाब तो लेना पड़ेगा। पप्पू ने शांति से जवाब दिया, कोई भी कदम सोच समझकर उठाना, किसी पर भी बिना वजह हाथ नहीं उठेगा। लेकिन भीड़ का गुस्सा उबल चुका था। मधेपुरा में अगले 2 दिन हालात बेकाबू रहे। लूटपाट, दंगे और तरह तरह की मारपीट। हालांकि बाद में कई बार कहा गया कि असली जिम्मेदार भीड़ की अफवाहें और बढ़ती जाती एक खींचतान थी। यही दौर था जब पप्पू यादव की छवि एक ऐसे यादव नेता की बन गई जो दबाता नहीं था और सीधे बात करता था। मंडल आयोग के बाद बिहार में जो अगड़े बनाम पिछड़े की राजनीति उभरी, उसमें यादव समाज की तरफ से पप्पू एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उधर दूसरी तरफ कोसी और सीमांचल का एक और नाम तेजी से ऊपर आ रहा था, एमएलए आनंद मोहन सिंह। वो राजपूत नेता थे और पप्पू की तरह उनके खिलाफ भी कई केस दर्ज थे। मंडल आयोग लागू होने पर उन्होंने अपनी ही जनता दल पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आरक्षण के खिलाफ खड़े हो गए। धीरे धीरे बिहार में 2 बड़े धड़े बन गए। एक तरफ पप्पू यादव, दूसरी तरफ आनंद मोहन सिंह। दोनों अपने अपने समाज के प्रभावशाली चेहरे, और इन दोनों के बढ़ते टकराव ने कोसी और सीमांचल में ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसे लोग बाद में लगभग सिविल वॉर जैसा माहौल कहते हैं। दर्जनों हत्याएं हुई। कुछ रिपोर्ट तो 100 से ज्यादा मौतों का दावा भी करती है। अगली कड़ी में इसकी पूरी कहानी खुलने वाली है। उस दौर में बिहार में बाहुबलियों का क्रेज था। लोग कहते थे कि कानून व्यवस्था इतनी ढीली थी कि ताकतवर नेता ही लोगों के काम करवा पाते थे। इधर दिल्ली की राजनीति भी हिली हुई थी। केंद्र में बहुमत न होने की वजह से पहले वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। एक बार फिर देश में चुनाव की घोषणा हो गई। एक प्रचार सभा में नेता कहते सुनाई देते, आप सभी का कीमती वोट भाजपा के उम्मीदवार और भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल कमल निशान पर लगेगा। इस बीच पप्पू यादव लालू यादव के बेहद करीब हो चुके थे। यह भी कहा जाता है कि जब लालू पहली बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे, तब पप्पू ने अंदर खाने करीब 11 विधायकों का समर्थन उनके पक्ष में खींच लाया था। मंडल आंदोलन में मिली लोकप्रियता उन पर एक और चमक चढ़ा चुकी थी। इसलिए इस बार उन्हें उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में जनता दल उन्हें टिकट देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर वही निराशा, वही राजनीति। पप्पू ने बीच में कहा भी, लालू जी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा यादव नेता बड़े कद पर पहुंचे। यही असली वजह थी। अंत में पप्पू यादव ने फैसला किया, अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या हुआ। वह मधेपुरा के बगल की यादव बहुल सीट पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और यही फैसला आगे उनकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। पूर्णिया की हवा उन दिनों अलग ही बह रही थी। आरोपों का तीर सीधा पप्पू यादव की ओर ताना जा रहा था। कहा जाने लगा कि उनके चुनाव प्रचार में हथियारबंद लोग चलते हैं और प्रशासन भी उनके करीब 40-50 गाड़ियों के काफिले को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक पत्रकार ने वहां खड़े पुलिस वाले से पूछा, साहब, इतना बड़ा काफिला आप लोग रोकते क्यों नहीं? पुलिसकर्मी बस सिर हिलाकर बोला, माहौल नाजुक है, कोशिश है कि कोई टकराव ना हो। इस चुनावी मैदान में पप्पू के सामने हल्के खिलाड़ी नहीं थे। कांग्रेस से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, भाजपा से जनार्दन प्रसाद यादव और सीपीआईएम के सख्त तेवरों वाले नेता अजीत सरकार। लेकिन वोटिंग वाले दिन दोपहर तक स्थिति जैसे हाथ से निकल गई। 12 बजे तक चारों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। एक उम्मीदवार कैमरे की तरफ देखकर बोल पड़ा, देखिए, हमारे बूथों पर कब्जा किया गया है। लगभग 300 बूथों पर गड़बड़ी हुई है। यह चुनाव नहीं, मजाक बन गया है। इन गंभीर आरोपों की खबर सीधे पहुंचती है मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन तक। वह कड़े नियमों के लिए जाने जाते थे। वह रिपोर्ट देखते हैं
और तुरंत आदेश देते हैं। पूर्णिया लोकसभा चुनाव तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है और उसी शाम देश भर में खबर फैल गई। पूर्णिया का चुनाव बूथ लूट और धांधली के आरोपों के चलते रद्द। यही वह मोड़ था जहां पप्पू यादव और अजीत सरकार की राजनीतिक दुश्मनी जन्म लेती है, क्योंकि स्थानीय राजनीतिक हलकों में यह माना गया कि अजीत सरकार की शिकायतों ने इस फैसले में बड़ी भूमिका निभाई। उधर मधेपुरा भी शांत नहीं था। वहां निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमारी देवी की हत्या हो गई, जिसके बाद अगले 6 महीनों तक चुनाव पूरी तरह स्थगित कर दिए गए। अब मधेपुरा में उपचुनाव का रास्ता खुल गया था। इसी बीच 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के दिग्गज नेता शरद यादव बदायूं से हार चुके थे। जैसे ही मधेपुरा उपचुनाव का ऐलान हुआ, पार्टी ने तुरंत शरद यादव को वहां भेज दिया। यादव बहुल सीट, और पार्टी को भरोसा था कि शरद वहां से चुनाव पलट सकते हैं। एक जनसभा में शरद यादव की आवाज गूंजती है, खेत पर खलियान पर लड़ाई ले जाना है। हिंदुस्तान के बाजार में झुग्गी और झोपड़ी में वही है आपका आदमी, वही है इस देश का मालिक। मालिक को सड़क पर उतारने का काम करना है हक के लिए। दूसरी तरफ मैदान में खड़े थे झारखंड पार्टी के उम्मीदवार आनंद मोहन सिंह, राजपूत नेता, स्थानीय प्रभावशाली चेहरा, और कास्ट वॉर के बाद अपर कास्ट का पूरा समर्थन उनके पीछे था। और खास बात, मधेपुरा पर दशकों से यादव नेताओं का दबदबा रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पुरानी रिपोर्ट में भी लिखा गया था कि मधेपुरा में लगभग 34-35% आबादी यादवों की है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12% आबादी मुस्लिम है। इसीलिए मशहूर कहावत चलती है, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, गोप यानी यादव। पर इस बार हालात अलग थे। आनंद मोहन मैदान में उतर चुके थे। उनकी एंट्री ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए। एंटी लालू वोट, अपर कास्ट वोट और यहां तक कि कुछ नाराज यादव वोट भी उनकी तरफ झुकने लगे। इधर शरद यादव को सपोर्ट करने के लिए पप्पू यादव हाथ बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि दोनों यादव समाज से थे और पप्पू जानते थे कि यह उपचुनाव बहुत निर्णायक होगा। लेकिन लालू यादव की राय बिल्कुल अलग थी। लालू बिहार में जनता दल के बड़े नेता थे, लेकिन पार्टी के भीतर शरद यादव का कद राष्ट्रीय स्तर का था। यही वजह थी कि लालू नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा यादव नेता, खासकर शरद, मधेपुरा से मजबूत हो जाए। एक अंदरूनी बातचीत में लालू ने संकेत देते हुए कहा, पप्पू तुमको अभी दूसरे काम में लगना चाहिए, यहाँ सब मैनेज हो जाएगा। और अगले ही दिन आदेश आया। पप्पू यादव को झारखंड की एक दूसरी सीट के उपचुनाव प्रचार के लिए भेज दिया गया। इस तरह मधेपुरा की सबसे निर्णायक लड़ाई में पप्पू यादव की सीधी मौजूदगी को दूर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस फैसले ने आगे चलकर बिहार की राजनीति के कई पन्ने बदल दिए। लालू यादव ने भले ही पप्पू यादव को झारखंड भेज दिया था, लेकिन पप्पू ने यह बात दिल पर नहीं ली। 2-3 दिन भी नहीं बीते थे कि वह चुपचाप वापस मधेपुरा लौट आए। आते ही उन्होंने शरद यादव की कैंपेनिंग संभाल ली। इस निर्णय ने राजनीति में आग लगा दी। अब आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच की खींचतान खुली दुश्मनी में बदलने लगी। राजपूत बहुल गांवों में रिपोर्ट आई कि आनंद मोहन के समर्थकों ने कई पोलिंग बूथों 100 पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर यादव बहुल इलाकों में शरद यादव और पप्पू के समर्थक भी बूथ मैनेजमेंट की कोशिशों में लगे हुए थे। यह लड़ाई चुनावी रणनीति से सीधा गैंगवार की शक्ल लेने लगी। कहीं अपहरण की खबर, कहीं गोलियां, कहीं फायरिंग की अफवाहें। फिर आया दिन 7 नवंबर 1991। आनंद मोहन मुरलीगंज की एक सभा से लौट रहे थे। जैसे ही उनका काफिला जानकी नगर के पास पहुंचा, अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज से सड़क कांप उठी। 3 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की मौके पर मौत हो गई। एकमात्र बचे व्यक्ति शंभू सिंह ने पुलिस को बयान दिया कि हमलावरों में पप्पू यादव और उनके लोग शामिल थे। इसके बाद पप्पू पर एक और बड़ा केस दर्ज कर लिया गया। कुछ समय बाद आनंद मोहन अकेले अपनी मारुति 800 में पटना लौट रहे थे। कोई काफिला नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन जैसे ही वह खगड़िया की सीमा के पास पहुंचे, सामने से पप्पू यादव का बड़ा काफिला आ गया। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। आरोप लगे कि काफिले से गोलियां चलीं और आनंद मोहन जान बचाने के लिए सीधा पास के थाने में घुस गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, हमने उन्हें सुरक्षित अंदर लिया। माहौल बहुत खतरनाक बन चुका था। अब आनंद मोहन का गुस्सा चरम पर था। कुछ ही दिन बाद खबर आई कि पप्पू यादव मधेपुरा के पामा गांव में मौजूद थे और तभी आनंद मोहन के कुछ लोग वहां पहुंचे। पप्पू का दावा है कि उस दिन हमला
बेहद खतरनाक था। हम पर करीब 10,000 गोलियां चलाई गईं। 8 घंटे 8 तक फायरिंग चलती रही। इस घटना में उनके 3 साथी मारे गए, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था। वह कहते हैं कि अगर एसपी और डीएम समय पर नहीं पहुंचते तो वह भी बच नहीं पाते। इन उथल पुथल के बीच मधेपुरा उपचुनाव हुआ एंड नतीजे विस्फोटक थे। शरद यादव ने 66.4% वोट पाकर शानदार जीत दर्ज की। आनंद मोहन को 23.1% वोट मिले। यह भी कम नहीं था, क्योंकि मधेपुरा जैसी यादव बहुल सीट पर किसी गैर यादव उम्मीदवार को इतना वोट मिलना दिखाता था कि अपर कास्ट पूरी तरह संगठित होकर आनंद मोहन के पीछे खड़ी थी। लेकिन इस जीत ने 2 बड़े बदलाव किए। एक तरफ शरद यादव की बिहार में एंट्री को मजबूत कर दिया, और दूसरी तरफ पप्पू यादव को एक ऐसे नेता के रूप में खड़ा कर दिया जो पिछड़ों की आवाज बन रहा था। उनकी रैलियों में नारे गूंजने लगे, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। लालू यादव से करीबी की वजह से पुलिस प्रशासन भी सीधे टकराव से बचता था। आउटलुक मैगजीन की 1996 की रिपोर्ट के अनुसार 1991 में पप्पू यादव पर हत्या के 3 केस दर्ज हुए। रिपोर्ट में दावा था कि उनका अंदाज सीधा साधा होता था, पहले अपहरण फिर हत्या। हालांकि पप्पू यादव इस तरह के कई आरोपों से हमेशा इनकार करते रहे। धीरे धीरे लालू यादव को एहसास होने लगा कि पप्पू यादव अब किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बिहार पुलिस ने उन पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के आरोप में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने औपचारिक रूप से उनकी गिरफ्तारी घोषित कर दी। फिर भी पप्पू खुलेआम पटना में घूमते दिखते थे। उनसे एक पत्रकार ने पूछा, आपको डर नहीं कि पुलिस कभी भी आपको पकड़ सकती है? पप्पू ने हंसकर कहा, गिरफ्तारी? पुलिस में हिम्मत ही नहीं है। आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार अंततः मामला इतना बढ़ गया कि लालू यादव को पर्सनली अपील करनी पड़ी। तभी जाकर पप्पू यादव ने सरेंडर किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया जा सका। लेकिन पप्पू अपनी कहानी अलग बताते हैं। उनके मुताबिक लालू यादव नहीं चाहते थे कि वह यादवों का बड़ा नेता बने। लालू यादव जी की सरकार ने मिसा लगा दी, तो या लालू यादव किसने मिसा लगा? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दी, और एक नहीं 2 जिले से, मधेपुरा से भी, पूर्णिया से भी। हाईकोर्ट ने मधेपुरा में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट खत्म कर दिया, तो पूर्णिया के डीएमएसपी को बुला के लगवा दी। इन्हीं तूफानी दिनों के बीच पप्पू यादव की जिंदगी में एक बिल्कुल अलग किस्म की कहानी शुरू होती है। एक लव स्टोरी जो किसी फिल्म से कम नहीं लगती। अपनी आत्मकथा द्रोहकाल का पथिक में वह लिखते हैं कि 1991 के दौरान जब वह पटना जेल में बंद थे, अक्सर जेल से सटे मैदान में खेलते बच्चों को देखते थे। उन्हीं में एक लड़का था, विक्की। धीरे धीरे दोनों की पहचान दोस्ती में बदल गई। एक दिन विक्की अपनी फैमिली फोटो एल्बम लेकर आया और तस्वीरें दिखाने लगा। तभी एक फोटो पर पप्पू की नजर टिक गई। टेनिस खेलती हुई एक लड़की, बेहद आत्मविश्वासी अंदाज में। विक्की ने कहा, यह मेरी बहन रंजीत है, इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी है। तस्वीर देखते ही पप्पू जैसे ठहर गए। उन्हें एहसास हुआ यह सिर्फ फोटो नहीं, किसी खास एहसास की शुरुआत है। जमानत मिलने के बाद जब वह जेल से बाहर आए तो सीधे पटना के उसी टेनिस क्लब पहुंचने लगे जहां रंजीत प्रैक्टिस करती थी। रंजीत ने पहली ही मुलाकात में कहा, देखिए मैं खेल पर ध्यान देने आई हूं, इतनी नजदीकियां ठीक नहीं। बाद में जब रंजीत ने पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, पप्पू वहां तक पहुंच गए। लेकिन यह व्यवहार रंजीत को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ कहा, मैं सिख हूं, मेरा परिवार कभी भी मेरी शादी एक बिहारी यादव से स्वीकार नहीं करेगा। बात जब परिवारों तक पहुंची तो पप्पू के माता पिता ने तो हामी भर दी, लेकिन रंजीत के घर वाले बिल्कुल नहीं माने। पप्पू ने हार नहीं मानी। वह चंडीगढ़ पहुंचे और रंजीत की बहन वजीजा से विनती की, बस एक बार समझ लीजिए, मैं रंजीत को कभी दुख नहीं दूंगा। लेकिन जवाब वही रहा, इनकार। निराशा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने नींद की गोलियां खा ली। हालत खराब होने पर उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ा। यह खबर जब रंजीत के परिवार तक पहुंची तो उनका रवैया नरम हुआ, लेकिन शादी की मंजूरी अभी भी दूर थी। उसी दौरान पप्पू को पता चला कि रंजीत के परिवार की जान पहचान कांग्रेस नेता एस अहलूवालिया से है। बस उम्मीद की एक किरण दिखी। वह तुरंत दिल्ली पहुंचे। अहलूवालिया ने बातें सुनी और कहा, देखते हैं, अगर आप गंभीर हैं तो मैं कोशिश करूंगा। अंततः उन्होंने रंजीत के परिवार से बात की और माहौल बदल गया। 1994 में पप्पू यादव और रंजीत ने शादी कर ली। राजनीतिक तूफानों के बीच यह उनकी जिंदगी की सबसे निजी जीत थी, लेकिन निजी सुख के साथ साथ खूनी तनाव भी जारी था। आनंद मोहन और पप्पू
यादव के बीच गैंगवार 1994 तक चलता रहा। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया कि इस झड़प में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। यह दौर बिहार के इतिहास का सबसे अंधेरा अध्याय माना जाता है। उसी साल आनंद मोहन का नाम गोपालगंज के डीएमजी कृष्णैया की हत्या में आ गया और वह जेल भेज दिए गए। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही यह गैंगवार लगभग खत्म हो गया। इधर 1996 का लोकसभा चुनाव आया। इस बार पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर पूर्णिया से उतरे और भाजपा उम्मीदवार राजेश प्रसाद गुप्ता को लगभग 36,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। लेकिन 1996 का चुनाव भारत की राजनीति में अस्थिरता लेकर आया। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। सिर्फ 2 साल में देश ने 3 प्रधानमंत्री बदलते देखे। सबसे पहले शपथ ली अटल बिहारी वाजपेयी ने। शपथ मंच पर उनकी आवाज गूंज उठी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद देश की राजनीतिक बागडोर जनता दल के HD देवगौड़ा के हाथ में जाती है। शपथ मंच पर उनकी आवाज गूंजती है। HD देवेगौड़ा do swear in the name of God। लेकिन यह सरकार भी वक्त की धक्कों को ज्यादा देर झेल नहीं पाती। फिर आते हैं इंद्र कुमार गुजराल। वह भी शपथ लेते हुए कहते हैं, मैं इंद्र कुमार गुजराल। That I will not directly or indirectly। लेकिन राजनीतिक हवाओं में स्थिरता नहीं थी। इसी बीच साल 1998 में देश एक और चुनाव के लिए तैयार हो गया। पूर्णिया में इस बार मुकाबला और भी नुकीला था। पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर मैदान में उतरे। सामने वही व्यक्ति था जिससे उनकी दुश्मनी खुली किताब बन चुकी थी। CPIM के 4 बार के विधायक अजीत सरकार। अजीत सरकार सिर्फ एक नेता नहीं, इलाके के लोगों के लिए एक उम्मीद थे। लोग उनके बारे में कहते थे, हमारे जैसे थे। हमारे घरों का दर्द उन्हें अपने घर का दर्द लगता था। एक बुजुर्ग महिला कैमरे पर रोते हुए बोली, अजीत सरकार के जैसा हो जाएंगे तो 7 जन्म में नहीं मिलेगा। वो इतने ईमानदार थे कि 15 साल विधायक रहने के बाद भी किराए के घर में रहते रहे। महीने का 600 रुपए किराया। न चुनावी तामझाम न बड़ा काफिला। उनकी पहचान सिर्फ एक लाल गमछा था। वह हर चौराहे पर गमछा बिछाकर कहते, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे वोट देने वाले हैं तो बस 1 रुपए का सिक्का इस गमछे पर रख दीजिए। और लोग सचमुच सिक्के रख जाते थे। 1 वोट 1 सिक्का। वह कहा करते थे, मैं प्रचार क्या करूं। 1995 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्णिया से फिर जीत दर्ज की और उसी चुनाव में उन्होंने पप्पू यादव को हराया। यह पप्पू के लिए साफ चेतावनी थी कि एक आम आदमी नेता भी उनके प्रभाव क्षेत्र में चुनौती बन सकता है। फिर आया साल 1998 लोकसभा चुनावों का वक्त। इसी दौरान उनकी लड़ाई एक निर्णायक मोड़ में बदल गई। CPIM पार्टी ने चाहा कि अजीत सरकार पप्पू यादव को समर्थन दे, लेकिन उन्होंने पार्टी के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पप्पू की जगह कांग्रेस उम्मीदवार पप्पू सिंह का समर्थन कर दिया। नतीजा, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन नुकसान हो चुका था। इस चुनाव में पप्पू यादव भाजपा उम्मीदवार जयकृष्ण मंडल से लगभग 35,000 वोटों से हार गए। यह उनकी पहली बड़ी चुनावी हार थी। कुछ ही महीने बीते थे कि 14 जून 1998 का दिन बिहार की राजनीति का सबसे काला दिन बन गया। शाम 4:30। अजीत सरकार अपने ड्राइवर हरेंद्र शर्मा, साथी अशफाक आलम और बॉडीगार्ड रमेश ओरांव के साथ एक पंचायत से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी एम्बेसडर कार सुभाष नगर बाजार में पहुंची, अंकुर होटल के पास 2 मोटरसाइकिल अचानक बगल में आकर रुकी और फिर फायरिंग। लगातार बेरहम कई मिनट तक चलने वाली फायरिंग। एक दुकानदार ने कांपती आवाज में बताया, गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया था। अंदर अजीतदा नीचे झुके पड़े थे। पूरा माथा फटा हुआ था। इस हमले में अजीत सरकार, हरेंद्र शर्मा और अशफाक आलम की वहीं मौत हो गई। बॉडीगार्ड रमेश ओरांव गंभीर रूप से घायल होकर किसी तरह बच पाया। जांच में सामने आया कि यह हमला हरीश चौधरी, रंजन तिवारी, अमर यादव और अनिल यादव ने मिलकर किया। रिपोर्ट में कहा गया कि रंजन तिवारी के पास AK-47 थी, जबकि बाकी हमलावर रिवॉल्वर से फायर कर रहे थे। अजीत सरकार पर कुल 107 गोलियां चलाई गईं, जो बताता था कि हमलावर
यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह किसी भी हालत में जीवित न बचे। सीबीआई जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला आरोप सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार 12 जून को सिलीगुड़ी में पप्पू यादव की हरीश चौधरी और अन्य आरोपियों के साथ एक कथित मीटिंग हुई थी, जहां इस हत्या की साजिश रची गई थी। यह घटना बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी और पप्पू यादव की कहानी अब एक ऐसे मोड़ में प्रवेश कर चुकी थी जहां राजनीति, सत्ता और अपराध की रेखाएं धुंधली पड़ने लगी थी। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि पप्पू यादव ने कथित रूप से आरोपियों से कहा था कि कुछ झूठे दस्तावेज तैयार किए जाएं ताकि हत्या के दिन वह और हरीश चौधरी घटनास्थल से दूर दिखे। योजना बनने के बाद पप्पू यादव दिल्ली स्थित अपने घर चले गए। सीबीआई के अनुसार दिल्ली पहुंचकर उन्होंने रंजन तिवारी को फोन किया और कहा, कुछ भी हो जाए, काम पूरा होना चाहिए। जांच में दावा किया गया कि हथियारों की व्यवस्था भी हरीश चौधरी के जरिए ही की गई। हालांकि पप्पू यादव ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया। उनका कहना था, मुझे इस मामले में लालू यादव ने फंसाया था। अजीत सरकार की हत्या असल में बड़े जमींदारों ने करवाई थी, मैं उसमें कहीं नहीं था। लेकिन इस वजह से एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर लालू यादव वाकई उनके खिलाफ थे तो फिर अजीत सरकार की हत्या में नाम आने के बावजूद शुरुआती वक्त में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस दौर में पूर्णिया और आसपास के इलाके में पप्पू यादव का प्रभाव इतना था कि वे खुलेआम घूमते थे और प्रशासन भी खुलकर टक्कर लेने से बचता था। लगभग 11 महीने बाद 24 मई 1999 को आखिरकार अजीत सरकार हत्याकांड में पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान केंद्र की राजनीति भी उलट-पुलट रही थी। अप्रैल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर चुकी थी और देश एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी में था। इस समय पप्पू यादव जेल में थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया और कमाल यह हुआ कि जेल में रहते हुए भी वह 52.4% वोट लेकर फिर सांसद बन गए। जेल के अंदर बाहर की यह जिंदगी उनके लिए नई नहीं थी। कभी जमानत मिल जाती, कभी सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता, लेकिन इससे उनकी पकड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। पटना की बूढ़ा जेल में रहते हुए भी वह पूर्णिया में अपना पूरा नेटवर्क और राजनीतिक प्रभाव संभाले हुए थे। जेल से ही 1901 में पप्पू यादव ने आरजेडी के बागियों और कुछ निर्दलियों को साथ लेकर एक नई पार्टी बनाई, इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी IFDP, जिसके संयोजक पप्पू यादव खुद बने। कुछ समय बाद इस पार्टी ने केंद्र में चल रही अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार को समर्थन देने का फैसला किया और समर्थन देने वाले 5 सांसदों में पप्पू यादव भी शामिल थे। लेकिन 2004 के चुनाव से पहले पप्पू यादव ने IFDP छोड़ दी और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP में शामिल हो गए। LJP के टिकट पर पूर्णिया से लड़ते हुए इस बार बड़ा झटका लगा। वह भाजपा उम्मीदवार पप्पू सिंह से 12,883 वोटों से हार गए। इसी चुनाव में CPIML की टिकट पर अजीत सरकार की पत्नी माधवी सरकार भी उतरी थी, लेकिन उन्हें मात्र 1% वोट मिला। 20 सितंबर के दिन अब भी जेल में रहते हुए पप्पू यादव ने LJP से इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जेल से बाहर आते ही वह फिर RJD में शामिल हुए। लालू यादव ने उन्हें मधेपुरा सीट से उपचुनाव लड़ने का मौका दिया, क्योंकि 2004 के चुनाव में लालू यादव ने मधेपुरा और छपरा दोनों सीटों से जीत हासिल की थी। छपरा उन्होंने खुद रखी और मधेपुरा पप्पू को दे दी। लेकिन पप्पू यादव से एक भारी गलती हो गई। जमानत की खुशी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जेल में ही अपने साथी कैदियों को एक बड़ी दावत दे डाली। जेल में पार्टी की यह खबर जब बाहर निकली तो मामला तूल पकड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। उपचुनाव जब हुआ तभी पप्पू यादव जेल में थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और हत्या के आरोप में जेल में रहते हुए ही फिर सांसद बन गए। लेकिन पटना की बेऊर जेल से चले रहे इस साम्राज्य पर अचानक शिकंजा कसा। दिसंबर 2004 में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बेऊर जेल पर छापा पड़ा और पप्पू यादव के पास एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। जेल नियमों का यह स्पष्ट उल्लंघन था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया
कि उन्हें 1 सप्ताह के भीतर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा जाए। 2005 में बिहार की सत्ता बदल गई। आरजेडी की जगह जेडीयू के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही पप्पू यादव का राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। और फिर आया फरवरी 2008, जिस दिन अजीत सरकार हत्याकांड का फैसला सुनाया गया। पटना की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा, And a special CBI court in Patna has found RJD MP Pappu Yadav and former MLA Rajan Tiwari guilty of the murder of CPIM leader Ajit Sarkar. The murder took place on the 14th of June in 1998 in Purnia. फैसला सुनते ही पप्पू यादव कोर्ट में ही रो पड़े और जज से दया की अपील करते दिखे। उधर 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्णिया से अपनी मां शांति प्रिया को उम्मीदवार बना दिया। उनकी पत्नी रंजीत रंजन सुपौल से कांग्रेस टिकट पर मैदान में उतरी, लेकिन चुनाव प्रचार के बीच 18 फरवरी 2009 पटना हाईकोर्ट ने उन्हें फिर जमानत दे दी। जेल से बाहर आते ही पप्पू अपनी मां के लिए पूरा जोर लगाकर प्रचार करने लगे, लेकिन इस बार हवा बदली हुई थी। पूर्णिया में गैर यादव समुदाय एकजुट हो चुका था। भाजपा और जदयू ने ओबीसी के बड़े हिस्से को अपनी तरफ खींच लिया था और अपर कास्ट वोट सीधा भाजपा को मिल रहा था। नतीजा, शांति प्रिया को भाजपा के उदय सिंह पप्पू सिंह ने भारी अंतर से हरा दिया। सुपौल में भी नीतीश कुमार की जेडीयू के विश्व मोहन कुमार ने रंजीत रंजन को बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद मई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने पप्पू यादव की जमानत रद्द कर दी और पटना हाईकोर्ट को सख्त फटकार भी लगाई। ऐसा लगने लगा कि शायद यही पप्पू यादव की कहानी का अंत है, लेकिन नहीं, इस कहानी में आगे अभी बहुत कुछ बाकी था। मई 2013 की सुबह पटना हाईकोर्ट का फैसला आया और बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। अदालत ने कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है और इस आधार पर पप्पू यादव को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया गया। अनिल कुमार यादव और रंजन तिवारी भी अजीत सरकार हत्याकांड से मुक्त हो गए। कोर्ट के बाहर समर्थक चिल्ला उठे, इंसाफ हुआ है, इंसाफ। हालांकि सीबीआई इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जो आज तक लंबित है। फिर भी फिलहाल के लिए पप्पू यादव पर हत्या का बोझ कानूनी रूप से हट चुका था। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने अपराधी छवि से दूरी बनाना शुरू कर दिया। साल 2014 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़ा। सामने थे जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव। चुनाव के नतीजे आए तो पूरा बिहार हैरान रह गया। पप्पू यादव ने शरद यादव को 56,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। मोदी लहर के बीच यह जीत उन्हें एक अलग ही पहचान देती है। उसी चुनाव में उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी कांग्रेस के टिकट पर सुपौल से जीती। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पति पत्नी 2 अलग पार्टियों से जीतकर एक ही समय में संसद पहुंचे। इसी दौरान पप्पू यादव को साल 2015 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला। संसद में उनकी आवाज गूंजती थी। हमारे देश में दुनिया का सबसे अत्यधिक मीठा पानी है और उस मीठे पानी को हम पीने के तो छोड़ दीजिए, पर मीठा पानी समुद्र में चला जाता है। क्या सरकार उस मीठे पानी को पहाड़ों पर या ऐसे जगहों पर रोकने की कोई ऐसी व्यवस्था करेगी? लेकिन राजनीति कभी सीधी रेखा नहीं होती। जेल से निकलने के बाद पप्पू खुद को आरजेडी में लालू यादव के संभावित उत्तराधिकारी की तरह देखते थे, पर जैसे ही तेजस्वी यादव राजनीति में आए, माहौल बदल गया। पप्पू इससे असहज हो गए और खुलकर विरोध शुरू किया। आखिरकार लालू यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। आरजेडी से बाहर आते ही उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, और 2015 के विधानसभा चुनाव में 109 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन नतीजा बेहद निराशाजनक रहा। एक भी सीट नहीं मिली। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव। इस बार पप्पू अपनी खुद की पार्टी के टिकट पर मधेपुरा से उतरे, जहां वह पहले 2 बार जीत चुके थे, लेकिन इस बार वह तीसरे नंबर पर रहे और 1 लाख वोट भी हासिल नहीं कर पाए। उधर सुपौल में उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी हार गईं। हालांकि बाद में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। फिर एक और मोड़ आया, मई 2021। मधेपुरा पुलिस ने अचानक पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह गिरफ्तारी 1979 के एक पुराने अपहरण केस में की गई। हालांकि जिन 2 लोगों का अपहरण बताया गया था, उमा यादव और राम कुमार यादव, उन्होंने बाद में समझौता कर लिया था। एक रिपोर्टर ने उस जगह पर खड़े होकर कहा, यह है मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र का मिडिल चौक।
जहां से ठीक 32 साल पहले 2 छात्रों का अपहरण हुआ था। इस केस में पप्पू यादव को लगभग 5 महीने जेल में रहना पड़ा और अक्टूबर 2021 में वह फिर बाहर आए। वह कहते हैं, एक ऐसे केस में मुझे 5 महीना रखा गया जिसमें आम आदमी को 1 दिन नहीं रखा जा सकता। अब तक पप्पू यादव ने अपने पुराने विवादित जीवन से दूरी बना ली थी और वह समाज सेवा में सक्रिय दिखने लगे। कोविड हो या बाढ़, वे हर जगह राहत सामग्री लेकर पहुंच जाते थे। नवंबर 2022 में आनंद मोहन सिंह की बेटी की सगाई थी और वहां एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। पप्पू यादव और आनंद मोहन एक दूसरे से गले मिलते दिखाई दिए, जैसे 2 लंबे समय बाद बिछड़े रिश्तेदार अचानक आमने सामने आ गए हों। फिर 15 फरवरी 2023 को जब शादी हुई, पप्पू फिर पहुंचे और दोबारा गले मिले। दोनों के बीच की पुरानी दुश्मनी जैसे वक्त की धूल में दब चुकी थी। कई मौकों पर तो पप्पू यादव आनंद मोहन के समर्थन में भी सामने आए। फिर आया 2024 का चुनावी साल। पप्पू यादव, जो कभी आरजेडी के बेहद करीब थे, फिर से पार्टी में लौटने की कोशिश करने लगे। लेकिन तेजस्वी यादव के द्वार में पुरानी समीकरण अब काम नहीं कर रहे थे। समझौता नहीं हो पाया और पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। यह फैसला आरजेडी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव की वापसी हमेशा हलचल पैदा करती है। और इस बार भी मामला कुछ अलग नहीं था। इंडिया गठबंधन बन रहा था, सीटों का बंटवारा चल रहा था, लेकिन आरजेडी ने साफ कर दिया कि पप्पू यादव को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। पूर्णिया, सुपौल और मधेपुरा, तीनों सीटें उन्होंने अपने पाले में रख ली। कांग्रेस से भी उम्मीद की किरण नहीं मिली। आखिरकार पप्पू ने वही रास्ता चुना जो वह हर मुश्किल वक्त में चुनते आए हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से पर्चा भर दिया और नतीजा चौंकाने वाला रहा। इस चुनाव में पप्पू यादव ने 24,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। गरीबों के बीच उनकी मददगार वाली छवि अब इतने गहराई से बैठ चुकी थी कि उनका पुराना आपराधिक बैकग्राउंड मानो परतों के नीचे दबता जा रहा था। लेकिन फिर एक गलती उनसे हो गई, एक ट्वीट, और उस ट्वीट ने उन्हें दोबारा मुश्किलों में डाल दिया। 12 अक्टूबर 2024 मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। इसके बाद पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। उन्होंने लिखा, अगर कानून इजाजत दे तो 24 घंटे में ऐसे 2 टके के अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूं। यह बयान सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर जा लगा। कुछ ही दिनों में उन्हें गैंग की तरफ से धमकियां मिलने लगी। मीडिया ने पूछा, क्या आप इस चुनौती पर कायम हैं? पप्पू ने तुरंत सफाई दी। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है। लेकिन धमकियों का सिलसिला जारी रहा। अंत में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर दी। अब जब भी पत्रकार लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते, पप्पू कन्नी काटने लगते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, या आप जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना ना, आप मारिए सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। यह बयान जैसे लोगों की याद में दर्ज हो गया। उधर उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने भी खुद को इस बयान से पूरी तरह अलग कर लिया। काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में, और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना